कुमार जी, आप इस क्षेत्र में परिचय का मोहताज नहीं है। आप आज किसानों के लिए बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से धरना देने से बात बनेगी? बात तो इतने से नहीं बनने वाली है। ये चूँकि लक्ष्य तक जाना जहाँ किसानों की समस्या है, उसके लिए ये एक पहला शिखर है, सीढ़ी है, जहाँ पे हम कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो इससे बात बनेगी नहीं, लेकिन बात को लक्ष्य तक पहुँचाने का ये आधार बन सकेगा, ये हम लोगों का प्रयास है और हमारी कोशिश है। क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि अंततः जब तक की बात बिगड़ एकदम न जाए, तब तक हम शांति बनाए रखें। इसके प्रयास के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, यही सार्थक है। इसकी सार्थकता की रक्षा करने के लिए इस कार्यक्रम में संलग्न है। क्या आपको लगता है कि जेपी आंदोलन की तरह, चूँकि जेपी आंदोलन को आप प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसमें भागीदारी आपकी रही है, आपको लगता है कि उतना शांति प्रिय ढंग से जो है काम बनाया जा सकता है उस समय की सरकार और अभी की सरकार? जैसे उस समय की सरकार का दोष हम सिर्फ नहीं देते हैं। अब उस समय की ताकतों का और अभी की ताकतों का जो अंतर है, वो हमारे जहन में दिक्कत पैदा करता है। क्योंकि उस समय जो ताकतें थीं और उस समय ताकतों के अलावे शैलेंद्र जी जैसे हम भी जवान थे, और आज की ताकतें कमज़ोर हुई हैं और कम लोग हैं जो क्रांतिकारी चेतना से लैस होकर के जन सवालों को आगे बढ़ाने में आगे आते हैं। इसलिए ये कठिनाई हो रही है। और जेपी आंदोलन में जो बातें थीं, वो तो आज भी बिहार सरकार में से लेकर के अन्य राज्यों में भी बहुत सारे उसी आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। लेकिन जैसे अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे वो हमारे साथ बैठते थे। लेकिन ये कहना सिर्फ कहानी है, कोई उससे लाभ नहीं है। वो कह देने से हमारी मान्यता बड़ी नहीं हो जाएगी, इसलिए कि वो हमारे विचारों को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारे विचारों को या जेपी आंदोलन के विचारों को समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। उस समय यही सब लोग नारा देते थे कि अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। आज भी कहते हैं, तुम प्रतिनिधि नहीं रहे हमारे, कुर्सी गद्दी छोड़ दो। लोकतंत्र की परिभाषा भी उस समय जो दी जाती थी, आज भी वही दी जाती है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर अपने क्रियाकलाप को सुनिश्चित रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार में जिनको भेजती है, वो सरकार चलाने का जिम्मा देती है। और सरकार उनकी राय से उनके दुख सुख और पीड़ा के दूर करते हुए शासन की व्यवस्था संभालती है। आज वो बिल्कुल अलग है। क्या मैं मान सकता हूं कि जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जो 80 वर्ष के बुढ़े थे, उसके बावजूद ही जो है हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन किसानों के साथ वही भूमिका में आप नजर आएंगे? वो जेपी के बारे में जो मेरी अपनी उस समय की समझ रही है और हमारी जो अपनी समझ है, हमारी अपनी ताकतों का, चूँकि आंदोलन से पैदा हुए वे व्यक्ति थे और आंदोलन से पैदा हुए हम लोग भी वही व्यक्ति हैं। लेकिन उस समय के आंदोलन और त्याग तपस्या की कुछ न कुछ कीमत थी। आज त्याग और तपस्या की कीमत कमी है, क्योंकि यह आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था, जिस समय हमारे बहुत सारे साथी शैलेंद्र जी वगैरह सब छोटे होंगे। नौजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा, उस समय भी अगर आज हम बोलें तो फिर बहुत सारे विशेषण लग जाएंगे हमारे साथ भी। उन लोगों ने एक मीटिंग केमिस्ट्री लेक्चर थिएटर में पटना साइंस कॉलेज में बुलाई थी, और उसी के साथ हुआ था कि भाई जेपी को बुलाया जाए, क्योंकि वो रिनाउंड फिगर थे जो कभी चुनाव में नहीं गए और चुनाव में नहीं जाने के बाद निस्वार्थ काम करते रहे, और उनको बुला करके, तो उस समय भी मुश्किल से 52 लोग थे और 52 लोग के बाद वो ताकत बनी थी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने पुराने साथी से लेकर नए जो नौजवान साथी हैं जो विभिन्न संगठनों से प्रगतिशील विचारधारों से जुड़े हैं, उनको एकताबद्ध करके हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे पार्लियामेंट
को झुका दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथी सभी तैयार हो जाए, जनमानस में चेतना विकसित हो जाए, तो बिहार सरकार को झुकाया जा सकता है। हमारी अपनी मान्यता है, लेकिन अकेले नहीं, जयप्रकाश जी भी अकेले नहीं झुका पाए। जब जनता तैयार हुई, गांधी मैदान की जो सभा थी 3/4 बड़ी रहती थी, एक पुलिस वाले नहीं रहते थे और सभा चलती थी, तो वैसा वातावरण हो जाए तो आज परिवर्तन लाया जा सकता है। लगता है कि इन किसानों को जो है सही मार्ग पे आप ले जा रहे हैं और इनका मुआवजा का जो मांग है वह मिल पाएगा। मुझे तो विश्वास है, हम जितने लोग लगे हैं या जहाँ कहीं भी बातचीत करते हैं, जैसे यहाँ जहाँ सीओ संबंधित हैं, जहाँ एसडीओ लोग संबंधित हैं, सभी पीछे में हमारी बातों को कहते हैं कि भाई किसानों की मांग जायज़ है। इसलिए जायज़ है, बहुत सारे जगहों पे तो यहाँ भी लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ समझदार लोग हैं, नहीं तो दूसरी जगह तो मारने लगता है। यहाँ भी लोग पीछे में बोलते हैं, ये इसलिए कि हम उनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में जो चुनी हुई सरकार है, जिसने कानून बनाया है, वो कानून का हवाला देते हैं और हम बताते हैं कि आपने जो कानून बनाया है और जिस आधार पर बने हुए कानून के मुलाजिम आप हैं, शासन प्रशासन का जिम्मा आपके कंधे है, लाठी गोली आपके जिम्मे है कि अगर नहीं माने तो उस पर चलानी है। तो यह भी बात आपके जिम्मे है कि जो कानून आपने बनाया है, आपकी सरकार हम लोगों की बनाई है, उसको आप माने। और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर सरकार को कहिए कि साहब हम नहीं मानते हैं, इसलिए वहाँ इस ढंग की स्थिति, यह बात बताइए। सब लोग राज़ी हो जाते हैं कि हम तो मानने के लिए तैयार है, जो कहिए लिख देते हैं, लेकिन गोली ज़रूर चलाएंगे, आपकी गिरफ्तारी ज़रूर करेंगे। ये बात अंत तक कह करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। बार बार आप ही की गिरफ्तारी क्यों होती है? बार बार गिरफ्तारी इसलिए होती है कि हमारे अभी हमारे कमांडर हैं, ये नहीं लीडर हैं, ये रामानंद बाबू अच्छे किसान हैं। आज देख लीजिए, सब सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। इनको एक दिन कहे हम पटना में 4-5 दिन पहले कि लगता है कि जेल जाना पड़ेगा रामानंद बाबू। तो इन्होंने हमको कहा कि जी हम पीछे से रहवे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पीछे हटने वाले हैं, लेकिन मैंने भी मजाक के लहजे में इनको यह बात बताई और इन्होंने मजाक के लहजे में ये बात कही। होता क्या है कि गिरफ्तारी हमारी इसलिए होनी है कि हम लोग चूँकि अपनी पूरी जवानी, जिसमें हम अच्छे आदमी बन सकते थे आज के समय के हिसाब से, अच्छा आदमी नहीं बन सके। कोई कहे या न कहे, लेकिन हम परिवार के लिए अच्छे नहीं हुए, समाज के लिए अच्छे नहीं हुए, देश के लिए अच्छे नहीं हुए। कहने का मतलब है कि जिन लोगों के लिए अच्छे हैं उनको भी अच्छा लोग नहीं कहता है। जो हमारे साथ बैठे हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं, उनको भी अच्छा नहीं कहता है। इसलिए हमारी गिरफ्तारी होनी जायज़ रहती है, इसलिए कि हम उनको 3 बात बताते हैं कि या तो गोली मार दीजिए तब आप काम में हाथ लगाइए, और नहीं तो हमारी गिरफ्तारी कर लीजिए, और नहीं तो फिर तो हम अंदर जाके अपना प्राण देंगे। क्योंकि हम प्राण लेने की बात अभी नहीं करते हैं, इसलिए कि प्राण लेने की ताकत हमारे अंदर जिस दिन हो जाए तो आप सामने नहीं आइएगा। ये बात इस जीव को एक चीज़ कमी दिखती है कि यहाँ संगठन का अभाव है। बहुत सारे किसानों का जो है ज़मीन गया, लेकिन बहुत कम किसान आपके साथ खड़े हैं। इस पे क्या कहिएगा आप? इस पर उनको बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जैसे किसानों की एकता, मज़दूरों की एकता बननी चाहिए, क्योंकि सवाल सबके सामने आना है। हम बताते हैं लोगों को कि जहाँ कहीं भी ज़मीनें जा रही हैं, उसके बगल में जो 6 लेन की सड़क जा रही है, उसके बगल में बियाडा वाले नापी करा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन जब तक उनके माथे पर मुसीबत ना आ जाए तब तक हमारी कई बातों पर विश्वास नहीं करते कि इस इलाके में कोई ज़मीन नहीं रहेगी कि वो सरकार रहने देगी। ये 6 लेन के अगल बगल तो फिर ज़मीन कोई काम के लायक नहीं, अगल बगल जो पूंजीपतियों के लिए, जो बड़े बड़े गोडाउन बनाने के लिए हैं, तो पूंजीपतियों के लिए सड़कें बन रही हैं।
और गोडाउन बनाने के लिए लॉजिस्टिक पार्क से लेकर के बड़े बड़े गोडाउन बना के हर 50-40 किलोमीटर पर जहाँ उतरने की जगह हो वहीं गोडाउन बनाएंगे और सब ज़मीन हम लोगों की दखल कर लेंगे। और सरकार ने चूँकि नियम बना रखा है, कानून बना रखा है कि हम अगर सार्वजनिक हित के लिए उस जगह लेना चाहते हैं तो हम उसका विरोध न करें। इसी लाइन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता अपनी देता रहता है और यही कठिनाई हम लोग। बात तो किसानों की हो गई, किसानों को तो मुआवजा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन उन मजदूरों का क्या जो इस भूमि पे खेती किया करते थे और उनके घर का चूल्हा जलता था? नहीं, उनको भी मुआवजा नहीं मिलेगा। उनके लिए फिर सरकार क्या नीति अपनाएगी? सरकार तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार के पास चेतना ही नहीं है। चेतना नहीं है। सरकार घोषणा बहुत करती है कि इनके मकान बनाने के लिए, इनके ज़मीन खरीदने के लिए पैसे देगी, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। हम जिस ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक में तो आज तक एक भी उदाहरण नहीं है किसी के लिए ज़मीन मिली हो। क्योंकि हम लोग लड़ाई उस ढंग के लड़ते हैं, लेकिन उस सुनने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इनकी ज़मीनें मिलनी चाहिए, छोटे छोटे मकान बना करके। और वो गरीब को काम यहाँ मिलेगा नहीं, और काम नहीं मिलेगा तो फिर गरीब जाएगा कहाँ? अनाज इतने महंगे हो जाएंगे कि अनाज खरीद के खा नहीं सकेंगे, फिर उसकी स्थिति क्या हो? कहीं ना कहीं यह सरकार जो है गृह युद्ध की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। क्या इस बात से सहमत है? सहमत है। गृह युद्ध इसलिए कि आपस में लड़ा देगा, तो लड़ा देगा इसलिए ना कि वो इसी ढंग के कानून बनाएगा जिसमें कि आपस में उलझता रहे, ताकि हमारे ऊपर असर न डाल सके। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार राय है। मेरा घर मिर्ज़ापुर हुआ। यहाँ आने का खास कारण? यहाँ आने का खास कारण कि मैं खुद एक किसान हूँ और इस मैंने जो ये भारतमाला प्रोजेक्ट है उसमें मेरा भी ज़मीन जा रहा हूँ। मैं भी पीड़ित किसान ही हूँ। देखने से तो लगता है किसान कम, नेता ज़्यादा हैं आप। जी नहीं, किसान ही नेता हो सकता है। अच्छा। किसान का तो अनेक स्वरूप है। क्या मतलब, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का यही मांग है कि सरकार जो उचित मुआवजा, जैसे जो नियमावली के अनुसार माने ग्रामीण क्षेत्रों में रेवेन्यू निबंधन शुल्क के 4 गुना, MVR के 4 गुना, तो वही 4 गुना हम लोग को सरकार दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ 4 गुना का, यहाँ तो 2.5 गुना ही दे रही है। लगता है कि आपको इस तरीके से धरना देने से मिल जाएगी? जी, हम लोग तो प्रयासरत हैं और माने संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभी जो है हरियाणा में आप देखे होंगे कि किसानों पे लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली तक का जो है उन लोगों ने पैदल धरना देने के लिए दिल्ली तक गए और उन पे लाठीचार्ज किया गया और दिल्ली में घुसने, दिल्ली NCR घुसने से मना किया गया। उनका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो लगता है कि आपका निष्कर्ष निकल जाएगा? फिर भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं, यह सराहनीय काम है। उसी तरह हम लोग भी प्रयासरत हैं और फैसला तो अब सरकार के हाथ में है। और खासकर हम विपक्ष से भी यह आग्रह करना चाहते हैं निवेदन पूर्वक कि विपक्ष भी हम लोग का साथ दे किसानों का। चूँकि विपक्ष एक तागड़ा विपक्ष है और तेजस्वी जी से हम लोग की बहुत सी अपेक्षाएं हैं। चूँकि विपक्ष के एक बहुत माने तागड़ा लीडर हैं और मेरा उनसे माने ग्राम चकबेरी उस्फा मौजा से हुए। अच्छा। मेरा नाम राजेश कुमार है। आपका कितना ज़मीन गया? मेरा 3.5 बीघा ज़मीन गया है इस रोड में। क्या मतलब अभी धरना पे बैठे हुए हैं, 3.5 बीघा ज़मीन चला गया, आगे आप क्या बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? कैसे होगा? ये तो अब देखिए, कुछ मेरा पास अब कुछ है ही नहीं। जो ज़मीन था जो सारा चला गया, अब कुछ है मेरे पास नहीं। कल तक तो उस ज़मीन में भूमि में कमा कर हम लोग बाल बच्चा के पढ़ा रहे थे। अब कुछ तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे? जहर खा के मरना पड़ेगा या जब करना पड़े, जब तक अगर किसान जो है जहर खा के मरता है हाँ। तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार नीतीश कुमार होगा। और कौन होगा? इसका सारा दोषी नीतीश कुमार है। चलिए जी, मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्र हुआ। घर मिर्ज़ापुर है। भारतमाला प्रोजेक्ट में मेरा ज़मीन हिरानंदपुर मौजा में जा रहा है 3 बीघा। क्या करना चाहेंगे आप लोग? फिलहाल तो उचित मुआवजा का ही मांग कर रहे हैं सरकार से। इसके बाद आप लोगों का एक्शन क्या जबकि होगा? हम लोग शुरू से प्रारंभ से ही, जब पहला मीटिंग सरकार किया था, पॉल्यूशन विभाग की थी, उस समय से उनके यहाँ हम अपना विरोध जाहिर कर दिए है कि ये हम लोगों के खिलाफ जा रहे हैं आप।
एक तो वहाँ आवासीय में रजिस्ट्री हो रहा है, आज से नहीं 2016 से बिहार सरकार के आदेशानुसार। आज हम लोगों के ज़मीन का प्रकृति कृषि दिखाया गया, जिसके लिए हम लोग भू अर्जन के यहाँ केस किए, बिना सुने खारिज कर दिया गया। फिर डीएम के यहाँ हम लोगों का मीटिंग हुआ, वो भी जांच के आदेश लिखे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सांसद महोदय यहाँ बार बार दौड़ के गए, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला, यानी संतोषजनक उत्तर आज तक नहीं मिला। और सबसे निम्न रेट जमीन का दिया जा रहा है, जबकि 15 लाख के कट्ठा हमारे यहाँ जमीन अभी रजिस्ट्री हो रहा है। किस भाषा में सरकार को समझाना चाहेंगे आप? जिस भाषा में सरकार समझेगी उस भाषा में हम लोग समझाने के लिए तैयार अभी हैं। ज्यादा तो फिलहाल संगीत अभी के माध्यम से, नम्रतापूर्वक संगीत के माध्यम से भी जो है सरकार ज्यादा सुनती है। अभी नेहा सिंह राठौर बहुत चर्चित है, जी आप भी संगीतकार हैं, जी। उस भाषा में भी समझाना चाहेंगे क्या आप? जरूर समझा सकते हैं, लेकिन समय आएगा तब समझाएंगे। फिलहाल अभी निवेदन पर बैठे हैं हम लोग, सब कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन में, अभी शांतिपूर्वक अभी प्रदर्शन। शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। लगता है कि इससे निर्णय कुछ निकलेगा? निकलना चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग एक सामूहिक एप्लीकेशन दे के आए हैं भू अर्जन के यहाँ समस्त किसान की ओर से, और वहाँ पर उन्होंने फिर से जांच का आदेश लिखा है। हम लोगों का नंबर है उनमें दिया हुआ, वो बोले कि आपको फ़ोन करके फिर से सीओ आपके एरिया में जाएंगे। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक किसान से आज बोलूँगा, वो बोले हैं कि आप जहाँ बुलाइए हम आपसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, फिर कोई खबर नहीं आया। फोन के माध्यम से बात करते। अब तो करेंगे ही, आज मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। चलिए, जी धन्यवाद।